मैं डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, उसका नाम है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन माने अगर अपन को कुछ मार लगा, अगर अपन को कुछ मार लगा तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि ये बॉडी का रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन। ये दो धब्बा लगाया आपको, जो दाग लगाया आपको, उसको बॉडी का रिएक्शन होता है ये सूजन आना। इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। बॉडी का रिएक्शन जो अपना बॉडी जो रिएक्शन देती है उसको इन्फ्लेमेशन बोलती है। आज क्यों बात करना पड़ रहा है? एक हफ्ते के अंदर मैं 3 पेशेंट देख चुका हूँ। एक पेशेंट है 45 उसका उम्र है और वो आया है ब्रेन हेमरेज से। उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है और एक तरफ पैरालिसिस हो गया है। उसका उम्र 45 उसका उम्र है। उसके साथ उसके पेरेंट्स आए हैं, फादर आए हैं, मदर आए हैं। वो भी 80 साल के अंदर है, 80 साल 70 से 80 के बीच में है। फादर, मदर, वाइफ तीनों आ चुके हैं पेशेंट के साथ। पेशेंट बुरी हालत में है, हम ट्रीटमेंट हो गए, 1 हफ्ते हॉस्पिटल में था, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिए। देखिए आप, और एक पेशेंट 2 दिन के बाद और एक पेशेंट आया, उसका उम्र 40 थी, और उसको हार्ट अटैक जबरदस्त हार्ट अटैक थी। हम इमीडिएट ट्रीटमेंट देके उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजाया, वो स्टेंट भी डाल दिए। पेशेंट अच्छा, उसके साथ भी उसको देखने के लिए फादर, मदर, उसका फादर आया, मदर आया, वो ठीक ठाक है, और वाइफ तो बाजू में है, मगर फादर मदर भी आया था, वो ठीक ठाक है। और एक पेशेंट हमारा 1 महीने से हॉस्पिटल को रेगुलर आ रहा है। उसको ये पाँव का ब्लड सप्लाई जो है ना, खून जो पाँव को जाना है वो बंद हो गई और पूरा पाँव काली रंग हो गई। उसको 90% पाँव निकाल देना पड़ता है। ये नीचे पाँव जो है वो होता है ना, उसको निकाल देना पड़ता है। वो भी 45 इयर्स का आदमी है वो भी। उसका पेरेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक है, फादर मदर दोनों भी आ रहा है हॉस्पिटल को, बिल्कुल नॉर्मल है। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये सब अगर हेरिडिटरी है, अगर ये वंश पारंपर्य माने फैमिली में अगर ये सब चल रहा है, तो फादर को मदर को भी आना चाहिए ना। वो लोग कुछ नहीं सफ़र हो रहे, वो नॉर्मल है, सिर्फ बच्चे सफ़र हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक 25 इयर्स लेके 40 साल तक, ओके, 25 से लेके 40 तक उम्र में ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहा है। इस माने ये हम समझना पड़ता है कि एक कुछ अपना खाने में, अपना एक्सरसाइज करने में कुछ फ़र्क है। अपने जो खा रहे हैं हम, और एक्सरसाइज भी नहीं है। मैं शुरू से बोलते जा रहा हूँ कि 80% खाने में हम तब्दीली लाना है और 20% आप एक्सरसाइज में इंटरेस्ट देना है। 80% और 20%, 80:20, 80% एक्सरसाइज, 20% एक्सरसाइज, 80% खाने में और 20% एक्सरसाइज में, ये इंटरेस्ट देना है। और ये इन्फ्लेमेशन कहाँ से होती है और क्या होती है? ये इन्फ्लेमेशन जो है ना, मैं बोला बॉडी का रेस्पॉन्स, हमारा जिस्म जो है, अगर मार लगा, नहीं तो अंदर बैक्टीरिया आ गया, कुछ इन्फेक्शन आ गया हमको, अगर आपको टॉन्सिल का प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो खांसी, जुकाम, नहीं तो बुखार आ गई, तो हमारा बॉडी उसको रिएक्शन देती है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। सो नंबर 1, ये इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रहा है? आजकल बहुत स्टडीज है इसके ऊपर, बहुत लोग बात कर रहे हैं इससे। आप चेक कर सकते हैं। सब कोई जमुना दास
बोल के एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी बात कर रहा है। अपना नागेश्वर रेड्डी साहब जो AIG हॉस्पिटल है वो भी बात कर रहा है, यही टॉपिक से बात कर रहा है। मैं भी थोड़ा आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है। सी गट बैक्टीरियल फ्लोरा। गट बैक्टीरियल फ्लोरा क्या होती है? हमारा मुंह से लेके जहाँ हम मोशन पास करते हैं वहाँ तक पूरा अपना जो ईसोफेगस बोले तो अपना अन्नवाहिका जो होता है, उससे पेट होती है, उसके पीछे आंत, उसके नीचे आंत होते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, पूरा मिला के 10 मीटर तक रहती है, इतना ज़्यादा उतना बड़ा। तो इसमें इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ, गट माइक्रोबायोम बोल के एक टॉपिक कर चुका हूँ, आप वो भी देखिए। तो पूरा बैक्टीरिया होते हैं उसमें, इसको बैक्टीरियल फ्लोरा बोलते हैं। वो सब अपने फ्रेंडली बैक्टीरिया है, अपने फ्रेंड्स है, अपने दोस्ता है, अपना दोस्ता है। अगर वो नहीं है तो बैक्टीरिया अगर नहीं होती, हमारा जो आंत में, हमारा जो पेट में, हमारा जो पूरा आंत बोला ना 10 मीटर का होती है, इसमें अगर अच्छे बैक्टीरिया नहीं होती, मैं बोल चुका हूँ कि इसमें 1000 के ज़्यादा वैराइटीज का बैक्टीरिया होते हैं, 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, पूरा 1000 से ज़्यादा वैराइटीज, हजारों वैराइटीज का बैक्टीरिया और करोड़ों तो टोटल करोड़ों बैक्टीरिया, हजारों तरह के बैक्टीरिया, ये सब होते हैं। वो हमारा फ्रेंड्स है, वो हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। अगर वो नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं। हमारा इतने बुखार, इतने ज़्यादा बीमारियां आपको आते हैं, आप सही नहीं सकते हैं। अब जो बीमारियां आ रहे हैं वो सब उसके समतुलन नहीं होने से हो रहा है। आप एंटीबायोटिक्स बहुत ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को खराब कर दे रहे हैं। कंपलसरी बोले तो आपको एंटीबायोटिक्स लेना ही पड़ता है, मगर हर एक हफ्ते को एंटीबायोटिक्स, हर एक 2-3 दिन को एंटीबायोटिक्स वैसा मत लीजिए, बहुत डेंजर है, क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया को भी निकाल देते हैं, खराब बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं। तो केयरफुल रहिए। यहाँ पे देखिए, ये हमारा आंत है, ये हमारा इंटेस्टाइन, जो मुंह से लेके आपको गुदद्वार तक जो होता है, आंत होता है, पेट, आंत वगैरह, ये देखिए, ये हमारा आंत है। छोटा हो या बड़ा आंत हो, छोटी आंत हो, बड़ा आंत हो, इंटेस्टाइन होता है। उसमें एक लाइनिंग होती है, उसको म्यूकोजा बोलते हैं, ये आंत है। और इसमें बैक्टीरिया होते हैं, इसमें हमारा जो खाया हम इसमें से जाते रहती है, और इसमें बैक्टीरिया, बहुत तरह का बैक्टीरिया होते रहते हैं। ये बाहर, ये अंदर की बात है। ये बाहर जो है ना, ये आंत, इंटेस्टाइन के बाहर ये छोटे छोटे जो सब चीज़ा होते हैं, उसमें आपको टी सेल्स, बी सेल्स वगैरह होते हैं। ये टी सेल्स में टी रेड सेल्स भी होते हैं, वो चेक करते रहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि अंदर कौन सा बैक्टीरिया बोल के चेक करते रहते हैं। अगर अंदर अच्छा बैक्टीरिया है, अच्छी बैक्टीरिया जो हमारा जिस्म में रहना चाहिए, वो बैक्टीरिया अगर है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अच्छे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, अच्छे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, अच्छे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसको शॉर्ट साइकिल्ड फैटी एसिड्स बोलते हैं, शॉर्ट चेन्ड फैटी एसिड्स बोलते हैं। सो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एक्सेट्रा और भी बहुत तरह का एसिड्स होते हैं। मैं ये अंदाजा से बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा होती है। सो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ये अपने जिस्म के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसी बैक्टीरिया है तो ये टी सेल्स जो है, रेड सेल्स, ये इन्फ्लेमेशन, बॉडी रेस्पॉन्स के लिए काम आने वाली ये सेल्स अपने बॉडी में जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं। अगर इसमें खराब बैक्टीरिया आ गई, कुछ टेढ़ा है, तो इमीडिएटली ये टी रेड सेल्स जो है वो काम करने लगते हैं, वो इन्फ्लेमेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा काम करने लगते हैं। हमारा बॉडी के ऊपर काम करने लगती है,
एगेनिस्ट एगेनिस्ट बोले तो हमारा बॉडी से फाइट करने लगते हैं। जब क्या होती, ये अंदर ये लाइनिंग जो है ना ये खराब हो जाती है, ये लाइनिंग खराब हो जाती है और इसको हम बोलते हैं लीकिंग इंटेस्टाइन्स, लीकिंग इंटेस्टाइन्स। सो जब ये म्यूकोजा खराब हो जाती है, ये अंदर का लाइनिंग जो है खराब हो जाती है, उसको लीकिंग इंटेस्टाइन्स, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इन्फ्लेमेशन बोले तो यहाँ से शुरू, यहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ। उसके बाद में क्या होता है, जिस्म में हर प्लेस को ये इन्फ्लेमेशन चलते रहती है। जो आप किसी भी ऑर्गन को ले, उसको ब्लड सप्लाई जाना है ना, किसी भी ऑर्गन, किडनी को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, लिवर को चाहिए, हर एक ऑर्गन को जो अंदर होते हैं ऑर्गन्स, पैर को चाहिए, दिमाग को चाहिए, ब्लड चाहिए, खून चाहिए, खून कंपलसरी है, खून के साथ ऑक्सीजन जाती है। तो ये खून जाने वाली ये रगे धमनियां होते हैं ना, धमनियां, ये धमनियों में आपको चेंजेस आ जाते हैं। अगर धमनी में चेंजेस, धमनिया में चेंजेस आ गया, आपका हेल्थ खराब होने लगता है। ऐसा ये धमनी है, मैं सिर्फ ये डाला हूं, ये हार्ट है, ये अपना दिल है। दिल को 3 ब्लड वेजल्स, ये 3 धमनियां हैं, दिल को हार्ट सप्लाई, ब्लड सप्लाई करती है, तो खून का सप्लाई करती है। ये आप और ये है अपना गर्दन। गर्दन में एक कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं, ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है, ये राइट कैरोटिड आर्टरी है। ये दोनों जाके ऊपर ब्रेन में और भी छोटे छोटे ब्रांचेस हो जाके, छोटे छोटे ब्रांच, ये बड़ी है ना, ये छोटे छोटे हो जाते हैं, पूरा ब्रेन को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। इसमें भी आपको चेंजेस हो जाती है। ये सब चेंजेस कैसा होते हैं, ये यहाँ पे डाल चुका हूं। देखिए ये धमनी है, ये भी धमनी है, ये भी धमनी है। पूरा बॉडी के धमनियों में जो आपको पैर को जा रहा है, हाथ को जा रहा है, धमनियों में चेंजेस, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, इन्फ्लेमेशन चेंजेस बोले तो अपना बॉडी के ऊपर अपना सेल्स काम करना, वो आ जाती है। देखिए क्या होता है, इसमें ये धमनी है, ये सब धमनियां हैं। ये धमनी में थोड़ा बड़ा डाल चुका हूं। क्या होता है, ये धमनी में आप ये एंडोथेलियम, अंदर जो लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे ये आंत में लाइनिंग को म्यूकोजा बोलते हैं, मगर ये धमनी में जो लाइनिंग होता है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम, इसका डैमेज शुरू हो जाती है। ये एंडोथेलियम पतला सा लेयर जो होता है अंदर, ये डैमेज होके यहाँ पे ऐसा प्लेक्स, यहाँ पे एक बार ये धमनी में ये लाइनिंग जो खराब हो चुका है, वहां पे क्या होता है, अपना ट्राइग्लिसराइड्स, अपना खून में जो फैट्स होते हैं ना, वो सब जमा हो जाते हैं। ये टी सेल्स जमा हो जाते हैं, ये बी सेल्स, टी सेल्स वगैरह वगैरह जमा होके यहाँ पे एक प्लेक आ जाती है, यहाँ पे एक प्लेक आ जाती है, यहाँ पे एक प्लेक आ जाती है, यहाँ पे एक प्लेक आ जाती है। धमनी छोटे होते रहते हैं, धमनी ऐसी ही रहती है, हार्ड हो जाती है, अंदर रुकावटें ज्यादा हो जाते हैं। प्लेक रुकावट करती है। ऐसा अगर धमनी ऐसा है, उसमें आपको प्लेक आ गई तो रुकावट, खून का रुकावटें शुरू हो जाते हैं। ये रुकावट में खून बहना स्लो हो जाती है और भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई। ये प्लेक बोलते हैं, इसको प्लेक बोलते हैं। ये प्लेक में टी सेल्स, बी सेल्स, अपना खून में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये फैट्स होते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, वो सब जमा हो जाती हैं खून में, जो है वो सब जमा हो जाती है और ये प्लेक बन जाती है। जहाँ तक प्लेक थोड़ा नरम है, सॉफ्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें ऐसा दिन अगर साल बढ़ते बढ़ते जाए और अपना इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होते जाए, इसमें कैल्शियम भी जमा हो जाता है, इसमें कैल्शियम भी जमा होके बहुत गट हो जाती है। ये नरम जो है वो गट हो जाती है और एक न एक दिन ये बरस्ट होती है, यहाँ पे लाइनिंग खराब हो जाती है। तो ब्लड जो जा रहा है, खून जो जा रहा है, यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट हो जाती है, एक ब्लड का क्लॉट बोले तो ब्लड बहुत गट हो जाके वहाँ पे एक पूरा रुकावट आ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड पतला नहीं होती है,
और गट हो जाती हैं, ब्लड क्लॉट हो जाके यहाँ पे पूरा रुकावट हो जाती है। सो एक बार यहाँ पे रप्चर होगी तो यहाँ ब्लड पूरा जमा होके रुक जाती है, रुकावट पैदा होती है, पूरा खून का सप्लाई बंद हो जाती है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो अगर ये हार्ट अटैक हो, ब्रेन का स्ट्रोक हो, ब्रेन का स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, नहीं तो पैर को प्रॉब्लम हो, ये खून रुकावट से ये सब होती है। खून रुकावट होके ये समस्या होती है। तो आप कहाँ इसको बंद रखना चाहिए, कहाँ बंद रखा तो पहला आंत को देख लेना है, हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको खाने में, आपका खाने में क्या रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं रहना चाहिए, बॉडी रेस्पॉन्स नहीं रहना चाहिए, बॉडी बिल्कुल स्वस्थ कूल रहना चाहिए, तो क्या करना है, आप खाने में बहुत इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया रहना है। कैसा होती है, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि आप फर्मेंटेड फूड बोलते हैं, इसके पहले भी हम खा रहे थे, रात में पका लेके सुबह खा रहे थे, रात में पका के सुबह खा रहे थे। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही क्या नाश्ता होती थी घर में हमारा, पुराने लोगों में, रात का जो खाना जो बचा है उसको सुबह खा लेते थे, उसको फर्मेंटेड फूड बोलते हैं, फर्मेंटेड फूड बोलते हैं, उसमें बैक्टीरिया शुरू हो जाते हैं। तो रात में जो भी आप पका के रखे हैं, अगर सुबह ही खा लिया, उसमें थोड़ा आप कर्ड जो डाले, 2-3 चम्मच कर्ड डाले, उसमें अपना जो अचार घर में मैंगो पिकल होता है ना, मैंगो पिकल होता है, नींबू का पिकल होता है, कुछ भी पिकल थोड़ा डाले, आप पूरा मिला के रात का खाना अर्ली मॉर्निंग सुबह खा लेना, जल्दी, बहुत लेट हुआ तो भी डेंजर है, उसमें खराब बैक्टीरिया हो जाते हैं। रात में अगर रात में 9 बजे को आप खाना रख दिए, सुबह 7 बजे तक खा लिए, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। उसमें 2-3 चम्मच आप कर्ड भी डालें, आप कर्ड डालें तो क्या होता, कर्ड में आपको दही बोलते हैं ना, कर्ड, दही डाले, उसमें अचार डाले, अचार में भी बहुत अच्छा बैक्टीरिया होते हैं। आपका घर में जो अचार है, नींबू का अचार हो या मैंगो का अचार हो, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया। सो कर्ड में भी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बोल के बैक्टीरिया होती है। और आपका खाना जो बचा हुआ खाना रात में आप सुबह ही खा लेते हैं, उसको एक्चुअली चद्दन्नम बोलते हैं तेलुगु में, बट फर्मेंटेड फूड रात का, मैं हिंदी में उतना, मुझे हिंदी बात करना थोड़ा मुश्किल है, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आप समझे होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझे होगे। तो ऐसा, और उसके साथ में डेली कम से कम आप ऐसे भी कीजिए कि इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि आप गेहूँ बंद कीजिए और चावल बंद कीजिए, शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए। गेहूँ चावल और शुगर बिल्कुल बंद रखना है। गेहूँ चावल से एक ही प्रॉब्लम है कि वो पेट में जाते ही इमीडिएट ग्लूकोज शिफ्ट कर, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, गेहूं में चावल में ज़्यादा फाइबर नहीं है। तो आप कदन में मिलेट्स के को शिफ्ट हो जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेट्स को शिफ्ट हो जाइए, मिलेट्स खाते रहिए, सुबह दोपहर मिलेट्स खाते रहिए। और पल्सेस जो होते हैं ना, ये चना दाल, ये दाल जो होते हैं ना, वो ज़्यादा लीजिए, दाल थोड़ा ज़्यादा खाते रहिए, दाल खाते रहिए, बहुत अच्छी है। और मिलेट्स कदन्ने बोलते हैं ना, 5 तरह का कदन्ने, इसके पहले मिलेट्स बोलते हैं, इसके पहले भी बोल चुका हूँ। तो आप थोड़ा उस पर शिफ्ट हो जाइए, और कम से कम डेली एक अच्छा फ्रूट, चाहे वो मैंगो हो, नहीं तो बनाना, कुछ भी थोड़ा अच्छा राइप फ्रूट, पूरा पके सो मैंगो, पूरा पके सो बनाना, वैसा डेली जो आजू बाजू मिलते हैं पूरा पकना चाहिए अच्छा।
अच्छा फुल फ्रूट लेना चाहिए, उसमें भी अच्छी तरह का बैक्टीरिया होते हैं। आप थोड़ा सोचिए, ये इम्पोर्टेंट है। आपका शुगर, आपका ओवरवेट सब नॉर्मल हो जाते। इसके पहले मुझे भी था शुगर, मैं भी ओवरवेट था, वो सब नॉर्मल हो चुका हूँ। मेरा उम्र अब 61 है, 60 से ऊपर है, 61 नियरिंग है। तो मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज कीजिए। आप बैक्टीरिया के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा लीजिए। आप इतने बैक्टीरिया, आप अंदर अच्छे बैक्टीरिया गया आपके अंदर, तो आपको ये सब बेनिफिट्स होते हैं। ये अननेसेसरी इन्फेक्शंस जो ऑटो इम्यून डिसीजेस वगैरह वगैरह नहीं होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं कुछ भी नहीं है, आपका बॉडी जो है आपका बॉडी के ऊपर फाइटिंग कर रहा है, अपने बॉडी के सेल्स के ऊपर फाइटिंग कर रहा है। आप ये वाइट पैचेस आजकल देख रहे हैं बहुत लोग बच्चों को, ये सब भी वही तरह का प्रॉब्लम्स है। नी जॉइंट पेन्स जो है वही तरह का प्रॉब्लम्स का, आपका जॉइंट के ऊपर आपका बॉडी फाइट कर रहा है। तरह तरह का कम से कम 70% बीमारियां जो है वो पूरा ऑटो इम्यून आपका बॉडी रिस्पॉन्स से हो रहा है। थोड़ा